नमस्कार। आइए आज सुनते हैं हिंदी की प्रख्यात लेखिका मंजुल भगत जी की कहानी विधवा का श्रृंगार। वह लुटा हुआ पेड़ अपनी दोनों सबल भुजाएं फैलाए खड़ा था। उस घर के लोगों ने उसकी अन्य तमाम शाखाएं काट दी थी और उस पर दुरंगा बोगनवेलिया लाद दिया था। सफ़ेद और फालसई फूलों से लदा बोगनवेलिया किसी श्रृंगार प्रिया यौना की भांति उस पेड़ के सीने से सटा आत्मसमर्पण कर रहा था। वृक्ष अपनी दोनों भुजाएं आकाश की ओर उठाए सन्यासी सा अटल खड़ा था। उस पर एक भी पत्ता न था। बोगनवेलिया के बेशुमार फूल रह रहकर कांपते थिरकते रहते। सुनसान दोपहरी में दूर कहीं घुग्गू अपनी घुग्गू गुग्गू की निरंतर रट लगाए था। घड़ी की टिक टिक की भांति घुग्गू गुग्गू की एकरस लय सन्नाटे के एहसास को तीव्रतर कर रही थी। हॉलीहॉक्स के आदमकद पौधे कतार बांधे किसी अनाथाश्रम की टोली की भांति मुंह खोले याचना कर रहे थे। बोगनवेलिया की कटी छटी अपर्याप्त छाया के नीचे कुर्सी डाले मधुरिमा बैठी थी। गोद में रखी किसी पत्रिका के पन्ने हौले से अपने आप ही उलट जाते। वह एक टक सिर पर झुके फूलों की रंगारंग होली को निहार रही थी। काली छपाई का चौड़ा किनारा कलफ लगी सफ़ेद झकाझक वायल की साड़ी पर किसी चित्र की गहरी सीमा रेखाओं की भांति मधुरिमा के शरीर की रेखाओं को उभार रहा था। गले में सोने की चेन पड़ी थी। काले केशों का एक सघन कुंडल गोरे चिकने कपोल को चूम रहा था। उस समय उसका मुख कैसा लग रहा होगा। बिंदी और लिपस्टिक के अभाव में वह फेसलेस महसूस कर रही थी, जैसे कोई चित्र अधूरा रह गया हो। 5 बज रहे थे। पीली धूप ठंडी पड़कर नीली और नम हो आई थी। नौकर चाय की ट्रे रख गया था। समय धीरे धीरे गति से जा रहा था, जैसे नभ पर सुरमई बादलों की बात। अचानक सैकड़ों कौवे तितर बितर हो बेतरतीब से आकाश में इधर उधर चक्कर काटने लगे। काँव काँव के शोर से आसमान गूंज उठा। संभवतः उनके किसी साथी को बिल्ली झपट ले गई थी। कुछ क्षण पश्चात ही वे शांत हो वापस पेड़ों की शाखों पर जा बैठे। गोरा गोरा दिन ढलने पर था। सांवली सांझ धीरे धीरे घिर आई थी। उस घर में शाम किसी प्रेतात्मा की तरह उतर रही थी, विकल, एकाकी, भटकी हुई सी। तमाम घर एक बेचैन उदासी में डूबा हुआ था। मधुरिमा उठकर अंदर चली गई। श्रृंगार मेज के दर्पण में उसका श्वेत श्याम स्केच उभर आया। हौले से दराज खोलकर उसने एक हल्के रंग की लिपस्टिक निकाली। होठों पर एक हल्की सी परत लगा दोनों होठों को परस्पर भींच लिया। होठों पर लालिमा इकसार हो धधक उठी। वर्णहीन स्केच जरा से रंग का सहारा पा खिल उठा। तुरंत ही उसने लिपस्टिक पोंछ डाली। हल्का सा गुलाबीपन होठों पर अपराध सा बच रह गया। खाना क्या बनेगा? तभी नौकर ने आकर टोका। कुछ भी बना लो, अरुचि से मधुरिमा ने कह दिया। वह विरक्त सी फिर बरामदे में निकल आई। शाम के चेहरे पर धीरे से रात्रि ने कालिख पोत दी थी। बोगनवेलिया का लदान किसी झबरे कुत्ते की भांति वृक्ष की छाती पर लौट रहा था। मधुरिमा का जी चाह रहा था कि खुला हरी घास का फैला सा मैदान हो, जिसका ओर न हो, छोर न हो, और उस भीगी ओस भरी घास पर वह नंगे पांव बेतहासा भागती जाए जब तक कि उसकी सांसों का उफान उखड़ न जाए और बदन घूमते पंखे की धार से चोट खाई चिड़िया की मानिंद फड़फड़ा कर किसी की बाहों में समा जाए और वह अपना समस्त भार उस बोगनवेलिया की तरह किसी चट्टानी सीने पर लाद दे। कपिल की मिट्टी उठे 6 मास बीत चले थे। कपिल केवल 4 रोज की बीमारी भुगत उसे वैधव्य की श्वेत चादर उड़ा गया था। जवान मौत के घोर क्रंदन से घर भर गया था, किंतु अचानक मृत्यु के 10वें दिन मधुरिमा की आंखों का पानी समाप्त हो गया था। उसका रोना एकदम से थम गया था। कपिल उसे याद आता, किंतु उस याद में अकुलाहट नहीं, एक सुख था। वह सिर को इस कदर झुकाए रहती कि कोई उसका अश्रुविहीन मुख न देख सके, नहीं तो पता नहीं लोग क्या कहते। मधुरिमा ने सहसा मृत्यु जैसे अकाट्य तथ्य को स्वीकार कर लिया और यह भी समझ लिया था कि किसी भी जीवित शरीर के मृत से बंधे रहना स्वाभाविक नहीं, एक थोपी हुई बात है।
पास के घर के बगीचे में एक पेड़ असंख्य सुनहरे पत्तों से भरपूर यूं खड़ा था जैसे हाथ लगते ही चरमराकर बिखर जाएगा। उसका हर पत्ता खुश्क और करारा था। वह नाजुक सा पेड़ अपने पापड़ जैसे सूखे पत्तों को लेकर जब हवा में हिल उठता तो एक कराह उसके पत्तों में से गुजर कर वातावरण में खो जाती। धूप की आग में तपकर वह सोना हो गया था। पेड़ के चारों ओर हरी दूब बिछी देखकर विस्मय होता। लगता वहाँ घास नहीं मरुभूमि की रेत होनी चाहिए थी। घास से परे लाल बजरी बिछी थी। उसी पर चरमराते कदम रखती शामी चली आ रही थी। पेड़ के पास आकर वह अकारण ही खड़ी हो गई और शून्य में ताकने लगी। उसकी पीली पीली पीतली सी रंगत गुलाबी रेशमी साड़ी से बिल्कुल अलग थलग लग रही थी। चेहरे का रंग साड़ी के रंग में जरा भी घुल मिल नहीं रहा था। माथे पर बिंदी थोपी हुई सी लग रही थी। लिपस्टिक की तह के नीचे होठ रह रहकर थरथरा उठते। आंखें इतनी उज्ज्वल जैसे पुतलियों के चारों ओर किसी ने मोती चूर चूर कर भर दिए हों। काली बड़ी बड़ी पुतलियां आंखों में बराबर समा नहीं रही थी। रह रहकर उनके आसपास पानी चमक जाता। मालूम नहीं हंसते हुए शामी अब कैसी लगती होगी। शामी ने सायास होठों को रबड़ की तरह खींचकर मुस्कुराने का प्रयत्न किया, फिर चिपके हुए होठों को जबरदस्ती अलग करते हुए हंसने का प्रयत्न किया। धवल दंत पंक्ति की आभा कंठ में पड़ी मोतियों की माला पर स्वयं को दोहरा गई, किंतु कंठ से जो स्वर हंसी के साथ फूटा था उसने हंसी का कोई साथ न दिया। वह सुनहरे पत्तों में से गुजरती कराह में शामिल हो गई। जी चाह रहा था उसके पांव तले नर्म घास नहीं मरुभूमि की जलती चुभती रेत हो और शामी उसमें अपने नंगे पांव गड़ाती जाए जब तक कि वह समूची उस गर्म कोख में समा ही न जाए। घर के भीतर से माँ भाई बहनों की पुलक भरी हंसी सुनाई पड़ रही थी। वे सब मैटिनी शो में जाने की तैयारी कर रहे थे। शामी से न करते बन नहीं पड़ रहा था। न कहते ही असंख्य प्रश्नों की झड़ी लग जाएगी और उन प्रश्नों की लापरवाही से टालते जाने की सामर्थ्य आज उसमें नहीं है। आज कपिल की मिट्टी उठे 6 मास बीत चले। जीते जी मौत क्यों आ जाती है? मौत किसी विमान की गर्जन की भांति वह शब्द मन के पथ पर सीधा गरजता हुआ निकल गया। मैटिनी शो से आने के पश्चात सब उसी चित्र के पोस्टमार्टम में लगे थे। कहानी संवाद सभी की बखिया उधेड़ी जा रही थी। चाय के प्यालों की खनक, हंसी की ध्वनियों और कहकहों के बीच शाम किलक रही थी और शामी उस किलक से हटकर अलग कहीं मन की खाइयों में पड़ी थी, जैसे बगीचे का वह पीला पेड़। तन से गुलाबी साड़ी भी उतार फेंकी थी। शरीर के कसाव को ढीला छोड़ वह किसी सस्ते कैलेंडर की चित्रकारी सी बंकी मुँह बिस्तर पर पड़ गई। दायां घुटना मुड़कर पाँव के नख से बिस्तर को कुरेदती रही, जिसे खोद खोद कर अतीत से स्मृतियाँ उखाड़ रही हो और पुनः उन्हें मन में बोती जा रही हो। न जाने कब कपिल से वे हल्की मुलाकातें गहरा गई थी, कब साथ साथ हंसते हंसते अचानक लगा उसका हृदय कपिल की मुट्ठी में है और मुट्ठी भींचकर कपिल ने उसे निचोड़ ही दिया है। न जाने वह कौन सा पल था जब से शामी की उंगलियों की पोर कपिल की कनपटी पर सवरे केशों के बीच पड़ी, सफ़ेद लकीरों को छूने को अकुला उठी थी। यह किस रोज हुआ कि बात करते करते कपिल की आंखों की सतह पर धूप का टुकड़ा मचलते देख अचानक अपने होठ उन पर रख देने को जी चाहने लगा। क्यों कपिल की उपस्थिति की स्वाभाविक प्रतिक्रिया मुस्कुराहट और ताजगी होती। कब से लगने लगा कि वे ही पल सबसे सुखद हैं जिनमें चाहते ही पलक उठाई और सामने वही सूरत नजर आई। क्यों चेहरों की अपार भीड़ में नजरें वही नक्श खोजा करती। क्यों गैर अल्फाज पर भी उस आवाज़ का खम उतर आता और पराई बातें भी अपनी सी लगने लगती। क्यों जिंदगी का हर हसीन एहसास उनकी मौजूदगी का मोहताज रहता। किंतु मधुरिमा से उसे कभी ईर्ष्या नहीं हुई। औरों की तरह उसकी पत्नी का भी उस पर हक है और बस जो कुछ शामी कपिल के संग साथ से चुरा लेती वह किसी और का नहीं था। मधुरिमा कपिल के जीवन का अंश थी और शामी ने कपिल के जीवन के किसी भी अंश का कभी अशुभ नहीं चाहा। उसे कभी भी कपिल को मधुरिमा से छीन लेने की इच्छा नहीं हुई, किंतु यह कपिल का
यूं एहसास कि हर हद से बाहर हो जाना, आंखों से परे हो जाना, यह असह्य है। उसकी मृत्यु पर वह जी भर कर रो भी न सकी। अगर रोती तो लोग न जाने क्या कह बैठते। शायद किसी ने सच भांप लिया होता तो वह अनाम प्यारा सा रिश्ता धूल में लौटने लगता, कीचड़ में सन जाता और कोई उस संबंध को एक बहुत ही सरल और सामान्य सा नाम दे डालता। तब वह नाम उसके कानों की सुरंग में उतरकर ऐसा तुमुल नाद कर उठता कि उस बेहुदा शोर से माथा फट जाता। और अब भी शामी अपना सारा क्रंदन किसी एकांत के लिए स्थगित किए पड़ी है। मरने से पहले वह एक रोज़ जरूर हाहाकार करके रोएगी, हूक भरकर, लाज छोड़कर, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसका मन रोज किया करता है। कपिल की मिट्टी उठे 1 वर्ष बीत चुका। अतुल ने न जाने क्या कह डाला। मधुरिमा के कपोलों पर एक लाली सी दौड़ गई। रक्त की गर्मी से कपोल जल उठे, आंखों का रंग गहरा गया। अपने हर नक्श की रेखाओं को वह महसूस कर रही थी। अगले माह अतुल से उसका विवाह है। कपिल की मिट्टी उठे 6 वर्ष बीत चुके। मधुरिमा का गदराया बदन मक्खन सा चिकना और गुदाज हो गया है, किंतु 35 वर्ष की आयु में भी एक उमंग मन में बसी है। वह छीण पड़ने का नाम ही नहीं लेती। बाहर उसके और अतुल के दोनों बच्चे उधम मचाते फिर रहे हैं। अतुल दौरे पर शहर से बाहर गया है। वह तमाम स्थगित कार्य अतुल की अनुपस्थिति में निपटा लेना चाहती थी। अलमारी उलट पुलट कर फिर से जचा रही थी। एक दराज के बीच ढीठ बना सख्त सा कुछ अटक रहा था। वह दराज को अंदर बाहर धकेल कर उस रुकावट को सरकाना चाह रही थी। आखिर एक झटके से दराज समूचा बाहर आ उलट गया। फर्श पर कितनी ही बेमतलब की चीज़ें फैल गई। तभी कपिल की हरी सी वह डायरी उसके हाथों में पड़ गई। उसने उसे तकिए के नीचे दबा दिया और चीज़ें समेटने लगी। रात्रि में बिस्तर पर पड़े पड़े वह उसी डायरी के पन्ने पलटने लगी। अतीत एक बार फिर आ उपस्थित हुआ, किंतु पीड़ा विहीन, केवल एक नॉस्टैल्जिया का रोमांच लिए। बीच के किसी पन्ने पर खत नुमा सा कुछ दर्ज था। मधुरिमा के ही नाम वह पढ़ने लगी। मेरी मधु, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, फिर भी न तो तुमसे क्षमा ही मांग सक रहा हूँ और न ही अपने अपराध को भूल ही पा रहा हूँ। कैसे कहूँ तुमसे, अच्छी पत्नी पाने की कामना कभी नहीं की, न इस जन्म में न आने वाले जन्म में। तुम्हारे समीप मैंने शांति, सुख, आनंद सभी कुछ पाया है। तुम शालीन हो, स्वच्छ हो, शांत हो। मधु, संसार में पति पत्नी का ही रिश्ता अटूट है। इस रिश्ते से बाहर जो भी आसक्ति है, मोह है, वह केवल एक आवेश है, एक भ्रम है जो अस्थायी है। शामी एक ज्वार है जिसकी लपेट में मैं आ गया। कोई भी आ सकता था। वह आकर्षक है, सुंदर है। वह क्या है, इसका वर्णन कर मैं तुम्हारी पवित्र कल्पना को ठेस नहीं लगाना चाहता। किंतु विश्वास करो मधु, पुरुष होकर उसे ठुकरा पाना सहज नहीं। मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं अचल रहकर उसे दिशा दिखा सकूं। भगवान करे उसे योग्य वर मिले और वह यहाँ से शीघ्र ही चली जाए। यह पत्र तुम तक पहुँचाने का साहस भी नहीं जुटा पा रहा हूँ। जानता हूँ तुमने मुझसे प्रेम किया है और प्रेम एकनिष्ठ है, शाश्वत है। इसी से आशा करता हूँ कि यदि किसी रोज़ यह सत्य तुम पर खुला तो तुम मेरे प्रति अपने प्रेम को कदापि कटु न होने दोगी। केवल तुम्हारा ही कपिल। शामी, ओह, इतने लंबे समय में कितना कम दिखाई पड़ी है। यदा कदा उसकी माँ ही आकर समाचार दे जाती थी। क्या बतलाऊं मधु बेटी, शामी तो ब्याह का नाम ही नहीं लेने देती। उससे छोटी वाली दोनों अपने घर बार की हो गई, घर में बहू भी आ गई। अब यह शामी भी पार लग जाती तो गंगा नहा लेती। शामी 6 वर्ष पहले कॉलेज में पढ़ा रही थी, सो अब भी पढ़ा रही है। इतना मधुरिमा को पता है। इससे अधिक जानने की उसे कभी इच्छा ही नहीं हुई थी। उसने अपनी आंखें अतीत की ओर मोड़ी। बहुत सोचने पर कहीं कहीं कुछ कुछ संदिग्ध याद हो आया। शामी अक्सर ही घर में आती जाती रहती। वह मधुरिमा से वय में 7-8 वर्ष छोटी थी। अगले रोज रविवार था। सवेरे बच्चों को नाश्ता करा चुकने के पश्चात मधुरिमा अनेक बार बाहर आकर साथ वाले घर में झांक गई, पर शामी की झलक बहुत देर बाद मिली। 11 के आसपास वह वहीं घास पर बैठी
कापियाँ जाचती दिखाई पड़ी। वह एक जले हुए पेड़ के ठूंठ से पीठ टिकाए बैठी थी। पेड़ का ऊपरी भाग जलकर कोयला हो चुका था। मधुरिमा को याद आया, 2 वर्ष पहले दिवाली पर अचानक वह पेड़ कंदील समेत धू धू करके जल उठा था। बच्चे ताली पीट पीट कर उसे जलते हुए देख रहे थे, जैसे एक बहुत बड़ा पटाखा हो। उस एकाकी पेड़ से किसी वस्तु विशेष को कोई खतरा नहीं था, इसलिए उसे जलने दिया गया था। घास पर बादलों की छांव थी। वृक्ष के ऊपरी भाग से खिसक कर थोड़ा सा कोयले का चूरा शामी के झुके मस्तक पर आ गिरा। शामी, मधुरिमा ने धीरे से आवाज़ दी। वह कुछ चौंकी, फिर उदासीन सी कापियाँ जांचने लगी। शामी, मधुरिमा ने इस बार स्वर कुछ ऊंचा कर कहा। चौंक कर उसने पलक उठाई। सामने मधुरिमा को पाकर एक चोरों जैसा भाव उन आँखों में आ गया। यहाँ आओ। मधुरिमा की आवाज़ में अनायास ही मिठास खुल गई। शामी धीरे से उठी और मंत्रमुग्ध सी गेट की ओर चल दी। गेट पार कर स्वप्न में खोई सी मधुरिमा के घर में दाखिल हो गई। बरामदे तक पहुंचने में जैसे एक मुद्दत गुजर गई। मधुरिमा के नज़दीक पहुंचकर उसने सीधा अंदर बैठक की ओर देखा, जैसे खोया हुआ अतीत खोज रही हो। चलो अंदर चले। मधुरिमा का स्वर अति कोमल हो आया। सहमे से कदम रखती वह बढ़ चली। पर्दा हौले से अलग किया, जैसे किसी शव के मुख से चादर हटा रही हो। फिर उसकी नज़रें कमरे की हर दीवार, तस्वीर, सोफे और खिड़की को दुल्लाती सरकती रही, जैसे उनसे जुड़ी स्मृतियों का एक एक पल वह फिर से जी लेना चाहती हो। मधुरिमा को अचानक उस पर अथाह दया हो आई। कपिल, तुम मूर्ख थे। तुम्हारा वह आत्मनिवेदन एक मूर्खता थी। तुम कुछ नहीं समझे। मधुरिमा ने अपने को मन ही मन कहते पाया। शामी के दुबलाए शरीर पर झूलती गुलाबी साड़ी, होठों पर लापरवाही से फैलाई लिपस्टिक की परत, आंखों की कोर पर टिका कजरारा आंसू, कुम्हलाई कलाई पर से गट्टे तक बिछलती हार सी चूड़ियाँ, माथे के बीच से डटकर लगी अंडाकार बिंदी, यह सब जैसे विधवा का श्रृंगार था। वह श्रृंगार झूठा था, धोखा था। सीने पे उठती गिरती श्वास भी झूठी थी, जैसे किसी ने पंप से वह श्वास उसमें भर दी हो और वह अब धीरे धीरे चुक रही थी। तभी अचानक जैसे शामी के शरीर में भूकंप आ गया। वह दोहरी हो मुख छिपा फूट पड़ी थी। शरीर को जैसे कोई अंधड़ झकझोर रहा था। बरसों का थमा रोना पिघल कर बहने लगा। जिस मूक क्रंदन को सारी दुनिया से छुपाई थी, वह आज मधुरिमा के सम्मुख ही फूट पड़ा। मधुरिमा, उसके अतीत, उसके कपिल का ही अंश, उसके एकांत का प्रहरी। और शामी कुछ और खुलकर रोने लगी। तो अभी आप सुन रहे थे हिंदी की प्रख्यात लेखिका मंजुल भगत जी की कहानी विधवा का श्रृंगार। ऐसी ही मार्मिक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल कहानियाँ जीवन की को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। शुभ रात्रि।